ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरण विषयिण्याम् अस्यां कक्षायां समवेतानां भवतां भवतीनां छात्राणां च स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरन् अहमस्मि वेङ्कटेश शर्मा। मान्यः गत दिवसे अहम् अस्यां कक्षायाम् अव्ययभाव समास प्रकरणस्थानि कानिचित् सूत्राणि अथ च तत्पुरुष समास प्रकरणस्थानि कानिचित् सूत्राणि अधिकृत्य अस्मिन् आमुखपटले स्वीयं व्याख्यानं दत्तवान् आसम्, किन्तु खेदस्य अयं विषयः यत् मम व्याख्यानं कस्यचित् तकनीकी दोषस्य हेतुः तस्य संकलनम् अत्र न जातं। पश्चात् संयोजक महोदयेन अहं सूचितः यत् भवताम् अद्य व्याख्यानं न जातं। महान् खेदः आश्चर्यश्च जातः। अतः मान्यः तानि एव सूत्राणि अधिकृत्य अद्यापि अहं व्याख्यानं कर्तुं प्रवृत्तोन्मुखोऽस्मि। तो मित्रों, आइए हम कल जिन सूत्रों को विषय बनाकर हमने अपना स्वाध्याय प्रारंभ किया था, उसमें से आंशिक रूप से भी उस स्वाध्याय का अंश ये आमुख पटल में नहीं आ सका है। अतः उन सूत्रों को अधिकृत कर पुनः स्वमति अपना व्याख्यान देना चाहूँगा। तो आइए, समासांतः से हमने प्रारंभ किया था। समासांतः यह अधिकार सूत्र है। एक पदात्मक सूत्र है। समासस्य अंतः समासांतः ऐसा है। यहाँ समास शब्द से अलौकिक विग्रह वाक्य अभिप्रेत है। आचार्य पाणिनि को समास पद से अलौकिक विग्रह वाक्य की स्थिति में जो तत्त सूत्रों से समास संज्ञा होती है, उसी स्थिति के लिए उसी अलौकिक विग्रह रूपी जो वाक्य है, समासार्थ बोधक वाक्य, उसके लिए यहाँ पर समास पद का प्रयोग हुआ है। और अंत शब्द ये समास संज्ञक वाक्यों से होने वाले जो प्रत्यय हैं, उनके लिए अंत शब्द हुआ। अंत शब्द चर्मावयवाची होता है, और वो जो प्रत्यय होते हैं वो समास के अंत्यावयव माने जाते हैं। इसलिए यहाँ समासांत पद अलौकिक विग्रह वाक्य की स्थिति में, जहाँ समास विधायक सूत्र की प्रवृत्ति होने जा रही है, समास संज्ञा होने जा रही है, तत्समकाल ही ये समासांत प्रत्यय भी होते हैं।
और वे प्रत्यय समास के चर्मावयव के रूप में ग्राह्य हैं, स्वीकार्य हैं। ऐसा आचार्यों का मानना है। और इसमें वो दो हेतु देते हैं। हेतु उनका यह है कि यदि हम समासांत प्रत्यय को जो तद्धिता के अधिकार में होते हैं, उन प्रत्ययों को हम समास का चर्मावयव नहीं मानते, यानी लौकिक वाक्य की इस स्थिति में जब समास विधायक शास्त्र की प्रवृत्ति होने जा रही है, समास विधायक शास्त्र प्रवृत्त हो रहा है, उसी काल में तत्समकाल ही हम ये टच आदि जो समासांत प्रत्यय हैं उनका विधान नहीं करते हैं, तो वह प्रत्यय समास के अंतर्गत नहीं आएगा। उदाहरण के लिए उपसर्दम प्रयोग को हम समझें। सरदः समीपम उपसर्दम, यहाँ सरद अंगस उप सु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। इस स्थिति में अव्यम विभक्ति सूत्र से सामीप्य अर्थ में विद्यमान अव्यय उपसु का समर्थ सुबंत सरद अंगस के साथ योग होने पर अव्यय भाव समास संज्ञा की प्रवृत्ति होती है, तत्काल ही वहाँ पर टच भी होता है। इसलिए वह समास का अंग माना जाएगा, वो समास ही माना जाएगा, समास का चर्मावयव माना जाएगा। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं, सारी प्रक्रिया पूरी कर और तब टच प्रत्यय समास संज्ञा पहले कर लिए और ये बाकी सारी चीज़ें भी कर ली, अब यदि टच प्रत्यय करते हैं तो वह टच प्रत्यय समास का चर्मावयव नहीं होगा। यहाँ चर्मावयवत्वेन हमें समासांत प्रत्यय विवक्षित है अथवा अभिप्रेत है। परिणाम क्यों अभिप्रेत है, इसमें हेतु, तो हेतु में कहते हैं कि जब हम उपसर्द बना लेते हैं, बाद में यदि हम टच प्रत्यय करते हैं, तो इसमें दो कठिन समस्या खड़ी होगी। एक तो होगी कि अव्यादाप सुपह से सुप का लुक हो जाएगा, ना व्ययभावात् अतोम्त पंचम्या, इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका अर्थ है अदंत अव्ययभाव से भीत पंचमी भक्ति से भिन्न स्वादि प्रत्ययों को का लुक नहीं होता है, उसके स्थान पर अमादेश होता है। तो अदंत अव्ययभाव समास का यदि वह टच अंग हुआ होता, जो उपसर्ग जो टच प्रत्यय हुआ, अव्ययभावे शरद प्रभृति सूत्र से टच प्रत्यय होता है, यदि वह अव्ययभाव का अंग नहीं माना जाएगा, अव्ययभाव का अंग माना जाएगा तभी उपसर्ग को अदंत अव्ययभाव मान सकते हैं। और यदि अव्ययभाव समास पहले हम कर लेते हैं, बाद में हम उसको टच प्रत्यय करते हैं, तो वो आकार अव्ययभाव समास का अंग नहीं हुआ, इसलिए अव्ययभाव समास अदंत अव्ययभाव नहीं हुआ। अदंत अव्ययभाव नहीं होने से वहाँ पर सुपो धातु अव्यादाप सुप से सुप का लुक हो जाएगा, ना अतोम्त पंचम्या निषेध विधायक और सु के स्थान में अमादेश विधायक, सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। एक तो समस्या यह आएगी। दूसरी समस्या है कि अव्यानाम भमात्रे टी लोपः एक लोप विधायक सूत्र है। ये अव्ययों के टी का लोप करता है, भसंज्ञक टी का लोप करता है। अव्यानाम टी लोपः भमात्रे टी लोपः, भसंज्ञक टी का लोप करता है। यदि हम यहाँ समासांत प्रत्यय को टच प्रत्यय को समासांत नहीं मानते, समास का चर्मावयव नहीं मानते, अलग मानते हैं, तब तो उपसर्ग इस स्थिति में उपसर्ग में जो टी है उसका लोप हो जाएगा। क्यों कि टी संज्ञा विधायक सूत्र है अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी से अत उपराजन उपसर्ग में अध भाग की टी संज्ञा हो जाएगी
और प्रत्यय के पर में रहने पर, तद्धितीय प्रत्यय अ के पर में रहने पर उसकी भ संज्ञा भी हो जाएगी। तो भ संज्ञक टी जो है अव्यय भी है, क्योंकि अव्ययीभाव समास होने से इसकी अव्यय संज्ञा भी होती है। तो अव्यय जो शब्द है उसके भ संज्ञक जो टी है उसका लोप हो जाएगा, तो फिर उपसर्गम यह प्रयोग नहीं बन पाएगा। लेकिन जब हम समासांत प्रत्यय मानते हैं, समास का अंत्यावय प्रत्यय को मानते हैं, समासांत प्रत्यय को, टज आदि को, तब तो ये समास विधान काल में ही वह उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी प्रत्यय विधायक सूत्र की, और वह समासांत माना जाएगा। समासांत होने से टच में और रहता है, वो अदंत अव्ययीभाव होगा। अदंत अव्ययीभाव होने से और तद्धित प्रत्यय पर में नहीं मिलने से भ संज्ञा भी नहीं होगी, और व्यानम भ मात्र टी लोप से टी का लोप भी नहीं होगा। और अदंत अव्ययीभाव होने से अव्ययादाप सुपा से प्राप्त जो शुभलुक है उसका नाव्ययीभाव होता है, तो पंचम्या से अदंत अव्ययीभाव होने के कारण निषेध होकर के अमादेश भी हो जाएगा। अन्यथा ये दोनों नहीं होने से अनिष्ट प्रयोगापत्ति की संभावना बनती है। एतावता समासांतः को हम, समासांतः में जो समास पद है उसका हम अर्थ अलौकिक विग्रह वाक्य से लेते हैं, और अंत जो है और जो प्रत्यय जो है समास से होने वाला अव्ययीभावे शरत प्रभृति व्याय सूत्र से या अन्य सूत्रों से वे प्रत्यय समास के चरमावय होंगे। समास के चरमावय तो तब होंगे जब समास काल में ही उनकी भी स्थिति होगी। समास काल में उनकी जब स्थिति नहीं रहेगी तब उनको हम समासांत समास के अवयव के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। आगे हम पढ़ेंगे, ये सूत्र है अव्ययीभावे शरत प्रभृतिभ्यः, यह समासांत प्रत्यय विधायक सूत्र है। ये अव्ययीभाव समास संज्ञा जिन की होती है, वहीं पर ये समासांत विधान करते हैं, और इसमें शरत प्रभृतिभ्यः। तो इस सूत्र में दो पद हैं, अव्ययीभावे सप्तम्यंत और शरत प्रभृतिभ्यः समस्त पंचम्यंत। तो यहाँ पर अव्ययीभावे शरत प्रभृतिभ्यः में राजा सखीभ्यश्टच से विधेय बोधक टच प्रथमांत पद का अनुवर्तन करेंगे। समासांतः अधिकार सूत्र अभी अनुपद हम तुरंत ही पढ़े हैं, तो समासांतः का अधिकार है। ये समासांत प्रत्यय तद्धिता सूत्र के अधिकार में होते हैं, इसलिए तद्धिता का भी यहाँ अधिकार आएगा। प्रत्यय हैं इसलिए प्रातिपदिक से इङन्त आवंत आदि से पर में होते हैं ये प्रत्यय, तो प्रत्यय और परश्चय सारे सूत्रों का अधिकार होगा। अब अव्ययीभावे का हम तृतीयांत पंचम्यंतत्व में विपरिणाम कर देंगे, और विपरिणाम करके हम प्रातिपदिकात्म विशेषण बना देंगे। तो अव्ययीभाव से तो अव्ययीभाव समास में, या ऐसा भी कर सकते हैं, अव्ययीभाव समास में या अव्ययीभाव समास संज्ञक जो प्रातिपदिक, ऐसा अर्थ करेंगे। अव्ययीभाव समास संज्ञक जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से परे समासांत तद्धितीय टच प्रत्यय होता है। ऐसा किससे होता है? तो सरदादी से, सरदादी से टच प्रत्यय होता है। तो सरदादिभ्यश्च टच स्यात् समासांतो अव्ययीभावे, अव्ययीभाव समास में कहते हैं। अब सरदः समीपम उपसर्दम, उदाहरण इसका समझें। सरदः समीपम उपसर्दम, ये लौकिक विग्रह वाक्य है, और सरद अंगस उपसु ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। इसी वाक्य की स्थिति में समास विधायक शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। तो हम समास विधायक शास्त्र, चूँकि सामीप्य अर्थ में विद्यमान अव्यय यहाँ उप है, उसका समर्थ सुबंत शरद अंगस के साथ योग होने पर
अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि से अव्ययभाव समास संज्ञा की प्रवृत्ति है। और तत्समकाल अभी अव्ययभाव समास संज्ञा हो रही है और उसी समय अव्ययभाव समास संज्ञा अव्ययभाव समास के अंग के रूप में चर्मावयव के रूप में अव्ययभावे शरद प्रवृत्तिभ्यः से हम टच प्रत्यय भी करेंगे। टच प्रत्यय करेंगे। अब प्राधिपदी संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा होगी, पूर्वपरोप हो जाएगा। टच जो कहते हो वहीं के वहीं व्यवस्थित रहेगा। तो उपसरत और टच का अनुबंध लोप करने पर अ बचा, उपसरत अ है, उपसरदा ऐसा अदंत प्राधिपदिक हो गया। अब इसे सु लाएंगे, सु को अम करेंगे, अम को अव्यादाप सुपा से लुक प्राप्त है। नाव्ययभावात तुम तो पंचम्या से अदंत अव्ययभाव होने के कारण लुक का निषेध कर देते हैं और हम सु के जगह पर अम आदेश करते हैं। यदि हम समासांत नहीं मानते, समास का चर्मावयव इस प्रत्यय को नहीं मानते, तो उपसरद इतने का उप और शरद का समास हुआ है तो शरद ही समासांत होगा। फिर वो अकारांत नहीं, अदंत नहीं है। अदंत नहीं होने से इस समास संज्ञक जो ये पद है इससे जो सु आएगा, प्राधिपदिक है, इससे जो सु आएगा उसका अव्यादाप सुपा से लुक हो जाएगा। एक दोष। दूसरा दोष, वो तद्वितीय टच प्रत्यय के पर में रहने पर इसकी भसंज्ञा हो जाएगी, उपसरद के टी की अभस और भसंज्ञक टी का लोप भी हो जाएगा, लोप प्राप्त होगा। ये दो अनिष्टापत्तियाँ यहाँ आएंगी, दो समस्याएं आएंगी। इन दोनों समस्याओं को ध्यान में रख करके आचार्यों ने समासांता को पद सूत्र घटक जो समास पद है उससे लौकिक विग्रह वाक्य को के रूप में स्वीकार किया है और अंत शब्द को समास का चर्मावयव के रूप में स्वीकार किया है। ये प्रत्ययों को समास का ही अंग माना जाएगा, तभी वो इनके कारण वो अदंत होंगे। अदंत होने से ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। अब आगे सरदादी गण में पठित शब्द है विपास। विपास ये विपासा तो विपाट स्त्रियाम, ये व्यास नदी की दो संज्ञाएं हैं, एक विपासा एक विपाट। तो विपाट वही विपासा शब्द, विपास शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप है विपाट। तो विपासाम प्रति ऐसा भी कर सकते हैं, विपासा शब्द को साथ भी प्रति का समास कर सकते हैं और विपास के साथ ही प्रति का समास कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में यहाँ पर समास होगा। तो विपासा में यहाँ पर हम ये लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्य अभी सूत्र पढ़ा गया है, माने आभिमुख्य अर्थ से गम्यमान हो तो लक्षण वाचक माने चिन्ह वाचक सुबंत के साथ अभि और प्रति का अव्ययभाव समासन होता है, अव्ययभाव समास। तो यहाँ पर लक्षण अर्थ अभिमुख्य अर्थ गम्यमान है तो हम प्रति इस अव्यय का विपास अंगस के साथ अव्ययभाव समास संज्ञा करेंगे और तत्समकाल ही हम टच भी कर देंगे। सरदादीगण में पठित है इसलिए टच भी हो जाएगा। प्राधिपदी संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, समास विधायक सूत्र है लक्षण नाभिप्रति आभिमुख्य, उसमें प्रथमांत पद है अभिप्रति, उसके द्वारा निर्दिश्यमान पद यहाँ पर प्रति है, प्रति की उपसर्जन संज्ञा होगी, इसी का पूर्व प्रयोग होगा। प्रति विपास, इधर टच का अ है मिल जाएगा, प्रति विपास। अब ये अदंत अव्ययभाव हो गया, इससे सु जो आएगा प्रातिपदिक पहले से है ही, सु का लुक प्राप्त होगा, लेकिन अव्यादाप सुपा से अव्यय होने के कारण, क्योंकि अव्ययभाव समास की अव्यय संज्ञा भी होती है। तो अव्यय आएगा, सु आएगा, सु का लोप प्राप्त होगा। ये नाव्ययभाव तो उनको पंचम्या निषेध कर देगा तो, और अम का आदेश अमादेश ही कर देगा, पूर्व रूप करके प्रति विपासम होगा। ये विपास सकारांत जो विपास शब्द है नदीवाचक, उसके साथ समास करने की स्थिति है। यदि हम आकारांत स्त्री आकारांत विपासा शब्द के साथ समास करते हैं, विपासाम प्रति, तो विपासाम प्रति ऐसा समास करते हैं तो समास
विपाशा अम और प्रति सु, ऐसा समास होगा। ऐसा समास होने पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो और टच भी हो जाएगा, टच में अनुबंध लोप और रहेगा। अब प्रातिपदिक संज्ञा होगी उपसर्जन संज्ञा पूर्व विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, प्रति विपाशा टच का अ है। अब पहले तो ह्रस्व हम कर देंगे, गोस्त्री रूप सजनस्य से ह्रस्व करेंगे और फिर जस्यति जैसे आकार का, विपास के आकार का लोप हो जाएगा। चूँकि वह संज्ञा भी टच के पर में रहने पर हो ही जाएगी, वह संज्ञा होने पर जैसे जैसे आकार का लोप हो जाएगा। तो प्रति विपास फिर भी बन जाएगा, फिर सु आएगा, सु का लोप को बाध करके हम आदेश कर देंगे, पूर्व कर देंगे, प्रति विपासम दोनों ही स्थिति में बनेगा। अब ये कौन कौन सूत्र शरदादि गण में पठित कौन कौन शब्द हैं, उस शब्दों का यहाँ पर परिगणन किया है इन्होंने। शरद, विपास, अनस, मनस, जिसमें दो के साथ तो समास का प्रदर्शन हुआ, उपसर्गम और प्रतिविपासम। आगे अनस है, मनस है, उपान है, दिव है, हिमवत, अनडुह, विष, दृश्य, दिश, दृश्य, विष, चेतस, त्यद, तद, यद, कियत। और आगे गणसूत्र भी पठित है, जराया, जरश्च। इसका क्या उपयोग है, इसको उदाहरण से समझा जाए। जराया समीपम, जरा वार्धक्य वाचक शब्द है। जराया समीपम, जब बुढ़ापा निकट आ जाए, समीप में आ जाए, उसके लिए है शब्द का ये प्रयोग होता है। निकटवर्ती समीपस्थ वार्धक्य के लिए उपजरसम प्रयोग है। समीपस्थ वार्धक्य अर्थ का बोध कराने में उपजरसम पद प्रवृत्त होता है, हुआ है। उसकी सिद्धि प्रक्रिया ये बतला रहे हैं। यह समस्त पद है जराया समीपम। अब ये लौकिक विग्रह वाक्य है, और लौकिक विग्रह वाक्य होगा जरा अंगस उपसु। अब सामीप्य अर्थ में विद्यमान अव्यय यहाँ पर उपसु है, उसका सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत के साथ, जरा अंगस के साथ विभाव समास संज्ञा तत्काल टच भी हो जाएगा। शरदादि गण में पठित हैं तो अब जराया जरसन तरह श्याम सूत्र की यहाँ पर प्रवृत्ति जरसादेश के लिए नहीं हो सकती। क्यों कि वो विभक्ति पर में रहने पर उसका विधान होता है। यहाँ आजादी विभक्ति पर में रहने पर, यहाँ पर विभक्ति पर में नहीं है, इसलिए ये जरस आदेश नहीं हो सकता। बनता है उपजरसम प्रयोग अव्ययभाव समास में। अतः उस प्रयोग उपजरसम प्रयोग को ध्यान में रख करके गणपाठ में जराया जरस ऐसा पढ़ा गया है। अब जरा के स्थान में जरस आदेश होता है, ये टच प्रत्यय के पर में रहने पर। समासान टच प्रत्यय के पर में रहने पर जरा को जरस आदेश भी हो जाएगा। तो उपजरस है, अ है, उपजरसा हुआ। अब प्रातिपदिक है ही, सु आएगा, सु को अव्ययभाव सुपर से लुक प्राप्त है, उसको निषेध करके अदंत अव्ययभाव होने के कारण उसका निषेध हो जाएगा और सु के स्थान में अम आदेश हो जाएगा। तो उपजरसम प्रयोग बनेगा, बुढ़ापा के निकट के काल के लिए है। आगे कुछ और शब्द प्रत्यक्षम, परोक्षम, अन्वक्षम इत्यादि शब्द शरदादि गण में पठित हैं, और उनकी सिद्धि प्रक्रिया से संबंधित भी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। उन्हीं बातों में है प्रति पर समनुभ्योक्षण, प्रति पर सम अनुभ्य, प्रतिश्च परश्च समच अनुश्च इति प्रति पर समनवः तेभ्यः प्रति पर समनुभ्य अक्षण। अक्षिण शब्द के षष्ठी के वचन का रूप है, अक्षी शब्द के षष्ठी का रूप है अक्षण। अब यहाँ पर इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि प्रति उपसर्ग है, पर तो उपसर्ग नहीं है, लेकिन सम और अनु ये दो उपसर्ग हैं। तो प्रति, सम और अनु ये तीन उपसर्गों के बाद क्या हो, अक्षी शब्द पढ़ा गया हो, और पर शब्द के बाद भी अक्षी शब्द पढ़ा गया हो, यानी अक्षी शब्द उत्तर पद के रूप में विद्यमान रहने पर, और प्रति, पर, सम और अनु के पूर्व पद के रूप में विद्यमान रहने पर क्या होता है, टच प्रत्यय होता है। ये इस वार्तिक का मतलब है।
तो प्रति पूर्वक अक्षी शब्द का प्रयोग हो, पर पूर्वक अक्षी शब्द का प्रयोग हो और समपूर्वक अक्षी शब्द का प्रयोग हो, अनुपूर्वक अक्षी शब्द का प्रयोग हो, तो प्रयोग हो का मतलब समास हो जाए तो फिर टच प्रत्यय होता है, ये कहने का मतलब है। तो हम उदाहरण से इसको समझें। उदाहरण है प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम अक्षिणी प्रति, दोनों आँखों के सामने जो घटना होती है उसके लिए कहता है प्रत्यक्षम। अथवा दोनों आँखों के लिए भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है जो प्रमाण के रूप में गृहीत है। और ये इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है उसमें शब्द का तो अर्थ तो केवल अक्षी से ही संबंधित है, लेकिन अन्य जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है उसके लिए भी प्रत्यक्ष। क्षमा करें, किसी का मैंने वो किसी दूरभाष अवरुद्ध करना भूल गया था और किसी का दूरभाष आ गया, बीच में बाधा हुई, हम लोगों का संबंध विच्छेद हो गया। तो ये प्रत्यक्ष शब्द के कई अर्थ हैं, हम इसकी सिद्धि प्रक्रिया पर हमें विचार करना है। तो अक्षिणी प्रति ऐसा हम लौकिक विग्रह करेंगे और अक्षिण औ और प्रति ये हम अलौकिक विग्रह करेंगे, प्रति सु भी कर सकते हैं। तो अक्षी औ प्रति सु, क्योंकि प्रति के जोग में यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से द्वितीय प्रति के जोग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो अब यहाँ पर लक्षणे नाभि, अब यहाँ पर हम समास कर देंगे प्रति के जोग में। समास करने पर अब विभाव समास करेंगे, समास करने पर प्रादिपदी संज्ञा और तत्काल ही उसी काल में यहाँ पर अब क्या है, प्रति है, हाँ समास संज्ञा कर देंगे। समास संज्ञा करने के बाद प्रादिपदी संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग। अब यहाँ पर प्रतिपूर्वक अक्ष शब्द का प्रयोग, अक्षी शब्द का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर समासांत टच प्रत्यय होगा। टच में अनुबंध लोप आ रहेगा। अब तो यहाँ पर जड़ भी हो जाएगा, प्रति है, अक्षिष्य है, तो अच से अव्यहित पूर्ववर्ती इक प्रति में तकारोत्तरवर्ती इकार के स्थान में सदृशतम जन आदेश यकार हो जाएगा, यकारूप जन आदेश हो जाएगा, तो प्रत्यक्षी ऐसा हुआ। अब आगे प्रत्यक्षम कैसे बनेगा तो उसके लिए बोल रहे हैं, स्मरण दिला रहे हैं कि यहाँ टच प्रत्यय के परे रहने पर प्रत्यक्षी की भसंज्ञा हुई है और भसंज्ञक जो टी है उसमें टी है इकार, उसका जैसे उसका लोप, जैसे उसका इकार का लोप हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष बना। अब सु आएगा, सु का अव्याघात सुपर से लुक प्राप्त है, उसका नाभ्य विभाव तो पंचम यहाँ से अदंत अव्यभाव प्रत्यक्ष के होने के कारण निषेध हो जाएगा और सु के स्थान में अमादेश हो जाएगा, प्रत्यक्षम बनेगा। आगे परोक्षम भी बनता है और उसका प्रयोग किया है सूत्र में भी पाणिनि ने, परोक्षे लीट, उसकी सिद्धि प्रक्रिया बतलाने का उपक्रम किया जा रहा है इन वाक्यों से। अक्षिणः परम इति विग्रहे यत् समासांत विधान सामर्थ्यात् अव्ययी भावः, कहा कि अक्षिणः परम, ये शरद यहाँ भी पर पूर्वक अक्षी शब्द का जहाँ प्रयोग हो वहाँ भी टच प्रत्यय होता है, ऐसा प्रतिपर समनुव्योक्षण का अर्थ है। प्रति पर सम और अनु पूर्वक जहाँ अक्षी शब्द का प्रयोग हो तो टच प्रत्यय होता है। तो पर आइए समासांत प्रत्यय अव्ययभावे शरद प्रभृतिभ्य में यह पढ़ा गया, शरदादिगण में पढ़ा गया है, तो यानी अव्ययभाव समास में ही होता है। तो पर का के साथ तो अक्षी शब्द का किसी सूत्र से अव्ययभाव समास प्राप्त नहीं है, फिर ये परोक्षम कैसे बनेगा? तो कहते हैं कि समासांत विधान सामर्थ्याद अव्ययभाव, यद्यपि अव्ययभाव समास विधायक जितने भी सूत्र हैं, किसी भी सूत्र की
पर यह जो प्रातिपदिक है अव्यय नहीं है, पर यह जो प्रातिपदिक है इसके जो योग में अक्षी शब्द के साथ इसका समास प्राप्त नहीं है, फिर भी लेकिन पर पूर्वक अक्षी शब्द से टच प्रत्यय का विधान अव्ययभाव समास में किया गया है। तत्सामर्थ्य से विधान व्यर्थ नहीं हो, तत्सामर्थ्य से यहाँ पर अव्ययभाव समास निपातनात् अव्ययभाव समास कर लेंगे। अव्ययभाव समास संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। पर अक्षिन बना, पर अक्षी इधर टच का अ है। अब यहाँ पर भी अब तो अकारण दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति होगी, फिर भी परोक्षम नहीं बन पाएगा। तब कहते हैं कि परोक्षे लीट सूत्र में आचार्य ने पर पूर्वक अक्षी शब्द के प्रयोग में रकार के स्थान में ओकार आदेश किया है। रकार पर शब्द का के रकारोत्तरवर्ती जो आकार है पर उसको स्थान में ओकार आदेश कर परोक्षम ऐसा प्रयोग किया है। तो ये प्रयोग सामर्थ्यात निर्देश, परोक्षम ऐसा निर्देश सामर्थ्यात हम भी यहाँ क्या कर लेंगे, पर में रकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसके स्थान में ओकार आदेश कर देंगे। तो परोक्षम फिर पूर्व हो जाएगा, परोक्षम बनेगा, परोक्ष बनेगा। अब सु को और जैसे यहाँ भी इकार का लोप हो जाएगा, परोक्षम में भी सु आएगा। सु का अव्यय सुपर से लुक प्राप्त था, उसको निषेध करके नाभ्य भवतों तो पंचम्या से निषेध और सु के स्थान में अमादेश पूर्व करके परोक्षम ऐसा शब्द बनता है। तब परोक्षे लिट इति निपातनात् परस्य ओकारादेश, पर में जो रकारोत्तरवर्ती आकार है उसके स्थान में ओकारादेश हो जाता है, तब परोक्षम यह शब्द बनता है। कहा कि ये परोक्षम शब्द तो अव्यय के रूप में है, अव्ययभाव समास हुआ यहाँ पर, अव्यय संज्ञा इसकी होगी और नित्य नपुंसक यह होगा, तो परोक्षम ही सब जगह प्रयोग होगा। परोक्षः, परोक्षा ऐसा तो प्रयोग नहीं हो संभव है। तो उन प्रयोगों की उत्पत्ति कैसे होगी, क्योंकि ऐसे प्रयोग भी वाङ्मय में देखे जाते हैं। शिष्टों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा ऐसे भी प्रयोग वाङ्मय में देखे गए हैं। परोक्षः, परोक्षा मतलब पुल्लिंग में भी परोक्ष शब्द का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी परोक्ष शब्द का प्रयोग होता है। वह कैसे? आपने तो जो सिद्धि प्रक्रिया बताई है वो तो नित्य नपुंसक लिंगी परोक्ष शब्द की बतलाई है, क्योंकि अव्ययभाव समास के द्वारा इसकी सिद्धि प्रक्रिया बतलाई है। अव्ययभाव समास नित्य नपुंसक लिंग हो जाता है, फिर केवल परोक्षम ही प्रयोग संभव था। परोक्षः, परोक्षा ये प्रयोग संभव नहीं है। उसका समाधान देते हैं कि भाई वह भी संभव है। कैसे? तो परोक्षा क्रिया इत्यादि तु अर्ष आद्यची, परोक्षम अस्ति अस्य, परोक्षम अस्ति अस्य। यहाँ हम मत्वर्थी अर्षादिभ्यो अच से अच प्रत्यय करेंगे। मतुप अर्थ में धनम अस्ति अस्य इति धनवान की तरह हम अर्षादिभ्यो अच से मतुप वतुप न करके हम अप्रत्यय करेंगे। उसका अर्थ होगा मतुवर्थ, अर्थात परोक्षम अस्ति अस्य इति परोक्षः, यह भी प्रयोग होगा। और परोक्षम अस्ति अस्या, अस्याम वा इति परोक्षा, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग हो सकता है और नपुंसक लिंग में ऐसे पुल्लिंग में भी प्रयोग हो सकता है। कब होगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग में प्रयोग? कब होगा? जब हम परोक्ष शब्द से मतुवर्थीय अच प्रत्यय अर्षादिभ्यो अच से करेंगे। कब? परोक्षम अस्ति अस्य इस विग्रह में, अथवा परोक्षम अस्ति अस्या इस विग्रह में। जब अस्या इस विग्रह में करेंगे तो स्त्रीत्व अर्थ विवक्षित है, स्त्रीत्व विवक्षा में वहाँ टाप हो जाएगा, तो परोक्षा क्रिया ऐसे परोक्षः। आगे लिखते हैं समक्षम अन्वक्षम। समक्षम अन्वक्षम भी प्रयोग बनते हैं, क्योंकि गणसूत्र के अवयव के रूप में एक वार्तिक जो एक गण लघु गणसूत्र जो पठित है, पर प्रति पर समनुव्योक्षण, अर्थात प्रतिपूर्वक अक्षी शब्द का, परपूर्वक अक्षी शब्द का, समपूर्वक अक्षी शब्द का और अनुपूर्वक अक्षी शब्द का प्रयोग रहने पर भी अव्ययभाव समास में टच प्रत्यय होता है। तो अव्ययभाव समास में टच प्रत्यय होता है, इसलिए हम पहले अव्ययभाव समास करेंगे तब न टच प्रत्यय करेंगे। तो इसके लिए हम
प्रत्यक्षम बना लिए, परोक्षम बना लिए, अब समक्षम हमें बनाना है। अक्षण समम, अक्षण सम्मुखम, इस विग्रह में आँखों के अक्षण परम तो परोक्षम हुआ, और अक्षण अक्षिणी प्रति प्रत्यक्षम हुआ, और अक्षण ऐसा हम जब विग्रह करेंगे तो समक्षम बनेगा। अक्षणों अथवा अक्षण अक्षणों योग्यम, योग्य योग्यम, अक्षण योग्यम, इस विग्रह में हम समास करेंगे। तो यथार्थ में योग्यता विवक्षा पदार्थान अतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्थ अक्षणों अक्षणों योग्यम, ऐसा विग्रह करेंगे। तो योग्यता अर्थ में, यथार्थ योग्यता अर्थ में यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। योग्यता अर्थ में विद्यमान जो सम है उसका अक्षीण अंगस के साथ, ओस के साथ अव्ययभाव समसंज्ञा प्रादिपद, और तत्समकाल टच भी प्रतिपर समनुभ्योक्षण से टच भी करेंगे। प्रादिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोक, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, समक्षी बना, समक्षी टच का अ है। अब भ संज्ञा होगी और इकार का जस्तिति जैसे लोप हो जाएगा तो समक्ष शब्द बना। अब सु लाएंगे, सु का लुक प्राप्त है, उसको निषेध करके अदंत विभाव होने से अमादेश होकर के समक्षम रूप बनेगा। इसी तरह से अन्वक्षम भी होगा। अक्षण हो पश्चात, पश्चात अर्थ में विद्यमान अव्यय मान करके अनु को, और अक्षणों अक्षिण ओस के साथ अव्ययभाव समास संज्ञा अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि से, पश्चात अर्थ में विद्यमान अव्यय है अनु, तो प्रादिपदिक और उस तत्समकाल ही प्रतिपर समनुभ्योक्षण से टच भी कर देंगे, तो टच में अनुबंध लोप आ रहेगा। और प्रादिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करने पर अनु है, अक्षिण है तो अक्षी है, अन्वक्षी। अब भ संज्ञा और जैसे जैसे आकार का लोप होकर के अन्वक्ष, अन्वक्ष बना। सु आएगा, सु का अदंत विभाव होने से लुक का निषेध होगा और अमादेश हो जाएगा तो अन्वक्षम बनेगा। ये अव्ययभाव, अव्ययभावे शरद प्रभृतिभ्य सूत्र के ऊपर पठित जो शरदादिगण में पठित जो शब्द हैं उनकी सिद्धि प्रक्रिया बतलाई गई। आगे अब दूसरा सूत्र जो समासांत प्रत्यय का विधान करता है वह है वो दूसरे प्रकार के अव्ययभाव समास में समस्त प्रादिपदिकों से, वह है अनस्य। अनस्य में अनः षष्ठ्यंत पद है, पंचम्यंत पद है, च यहाँ पर अव्यय है। यह सूत्र अपूर्ण है, खास करके विधेय बोधक पद ही इसमें नहीं है, तो इसकी पूर्णता के लिए अर्थबोध योग्य वाक्य की उत्पत्ति के लिए हम क्या करेंगे, सूत्रांतर से अपेक्षित पदों का अनुवर्तन करेंगे। तो अव्ययभावे शरद प्रभृतिभ्य सूत्र से अव्ययभावे सप्तम्यंत पद का अनुवर्तन होगा। राजा सखिभ्यश्च टच से टच प्रथमांत पद, विधेय बोधक प्रथमांत पद का अनुवर्तन होगा। समासांता का अधिकार है, तद्धिता का अधिकार है, इंज्ञाप प्रादिपदिकात और प्रत्यय परस्य इतने सूत्रों का अधिकार है। तो अब सूत्र का अर्थ होगा कि अनंत अव्ययभाव समास संज्ञक जो प्रादिपदिक, उससे तद्धितीय समासांत टच प्रत्यय होता है। तद्धितीय तद्धिता के अधिकार में होता है, समासांता के अधिकार में होता है, समान समास का चर्मावयव के रूप में होता है, इसलिए समासांता इसको कहा गया। और प्रकृति से पर में होता है, इसलिए प्रत्यय आया है पर में बतलाने के लिए। तो सूत्र का अर्थ होगा कि अन हो अंत में जिसके, अन हो अंत में जिसके, ऐसा जो अव्ययभाव समास स्वरूप प्रादिपदिक, अव्ययभाव समास संज्ञक प्रादिपदिक, उस प्रादिपदिक से पर में तद्धिता के अधिकार में समासांतीय तद्धितीय समासांत प्रत्यय होता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब हम घटाएंगे इसको किसी उदाहरण में, और ये जो टच प्रत्यय जहाँ होता है वहाँ पर नस तद्धिते से अनुभाग का लोप होता है, उसके लिए आगे सूत्र है नस तद्धिते। दोनों सूत्रों को हम पढ़ लें, इसके बाद उदाहरण पर जाएंगे। ये
सूत्र है नस तद्धिते। नस तद्धिते में भी न षष्ठ्यंत पद है और तद्धिते तद्धित शब्द के सप्तमी के एक वचन का रूप है नस तद्धिते। अब इससे भी सूत्र के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, बोध नहीं होता है, इसलिए सूत्रांतर से सूत्रार्थ बोध में समर्थ पदों का हम अनुवर्तन करेंगे। तो अनुवृत्ति के क्रम में हम टेह सूत्र है उसका अनुवर्तन करेंगे संपूर्ण सूत्र का, और अल्लोपो न से लोप प्रथमांत पद का अनुवर्तन होगा। भस्य अंगस्य का अधिकार है तो सूत्र का अर्थ होगा कि नान्ते भसंज्ञक अंग के नकार हो अंत में जिसके, ऐसा जो भसंज्ञक अंग उसके टी का लोप होता है। कब? तद्धितीय प्रत्यय पर में रहने पर। तद्धितीय प्रत्यय पर में हो तो नान्त भसंज्ञक अंग के टी का लोप होता है। ये दो सूत्रों का अर्थ हम पढ़ लिए। इन दोनों का उदाहरण के रूप में एक ही जगह दोनों का उदाहरण इन्होंने दिया है, उपराजम और अध्यात्मम। अब उपराजम को समझें। उपराजम में राज्ञ समीपम ऐसा लौकिक विग्रह है, राजन अंगस उपसु ये अलौकिक विग्रह है। समीप अर्थ में विद्यमान अब यहाँ उपसु है, उसका राजन अंगस के साथ योग होने पर अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि से अव्ययभाव समास संज्ञा और तत्समकाल अनंत अव्ययभाव यह होगा। भविष्य में अनंत अव्ययभाव के रूप में इसका प्रयोग होने वाला है, इसलिए अनंत अव्ययभाव रूप जो प्रादिपदिक संज्ञा भी इसकी होने वाली है, तो अनंत अव्ययभाव प्रादिपदिक के रूप में इसकी प्रतिष्ठा होने वाली है। इसलिए समासांत प्रत्यय के रूप में, समासांत तद्धितीय प्रत्यय के रूप में टच का यहाँ पर विधान होगा। टच प्रत्यय भी आ जाएगा, तो टच आ गया। अब इसकी प्रादिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक होगा, उपसर्जन संज्ञा होगी, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। उपराजन टच का अ रहा। अब ये तद्धितीय प्रत्यय है टच का अ, उसके पर में रहने पर नान्त भसंज्ञक अंग हो गया उपराजन। उपराजन उसका टी क्या है? अन भाग, उसी की टी संज्ञा होती है चोंत्य आदि टी से। अचों के मध्य में जो अंत्य अच, वह अंत्य अच जिस समुदाय का आदि हो उस समुदाय की टी संज्ञा होगी है। तो अंत्य अच है राजन का जकारोत्तरवर्ती यकार कई अचों के अंत्यावय के रूप में, वह है अन समुदाय का के आदि में, इसलिए अन समुदाय की टी संज्ञा होगी और इससे उस नस्तदित सुष्टि का लोप हो जाएगा। तो उपराज है, टच का अ है, उपराज है। अब सु आएगा, सु का व्यादाप सुपद से लुक प्राप्त है, उसको अदंत अव्ययभाव होने के कारण उसका निषेध और अमादेश पूर्व रूप होकर के उपराजम। इस तरह से दूसरा उदाहरण है अध्यात्मम। आत्मनि ये लौकिक विग्रह वाक्य है, और आत्मनि आत्मन इंगी अधि ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। यहाँ पर विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय है अधि, इसका आत्मन इंगी के साथ अव्ययभाव समास संज्ञा और तत्समकाल ये नान्त भसंज्ञक, ये नान्त अव्ययभाव प्रादिपदिक, ये नकारांत अव्ययभाव प्रादिपदिक के रूप में प्रतिष्ठित होने वाला है, जिसकी हम समास संज्ञा कर रहे हैं। किससे? अव्यम विभक्ति से। विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास के रूप में समास संज्ञा करने जा रहे हैं। वह समस्त पद, वह समस्त वाक्य अदंत अव्ययभाव के रूप में प्रतिष्ठित होने वाला है, अदंत अव्ययभाव प्रादिपदिक के रूप में प्रतिष्ठित होने वाला है। इसलिए समासांत तद्धितीय प्रत्यय के रूप में टच का विधान यहाँ भी होगा। तो टच हो जाएगा, टच होने पर प्रादिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक होगा, उपसर्जन संज्ञा होगी, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। अधि आत्मन अ है, टच का अ है, अधि आत्मन टच का अ। अब यहाँ पर अधि आत्मन में समास में तो नित्य संहिता होती है, इसलिए यण हो जाएगा। यण विधायक सूत्र है इको यणची, अर्थ है उसका अच से व्यवहित पूर्ववर्ती इक के स्थान में सदिष्टम यण आदेश होता है। अब अच हो गया आत्मन का आकार, उससे व्यवहित पूर्ववर्ती इक हो गया अधि के धकारोत्तरवर्ती इकार, उसके स्थान पर सदिष्टम यण होगा यकार, इसलिए यकार आदेश होगा। तो अध्यात्मन अ हुआ। अब नस्तद्धिते पर पुनः आइए, नान्त भसंज्ञक अंग हो गया अध्यात्मन। तो तद्धितीय प्रत्यय टच
टच के आकार के पर में रहने पर नंद भ संज्ञक अंग का टी हो गया अन, अध्यात्मन में अन, उसका हम लोप कर देंगे। तो अध्यात्म अ से मिल जाएगा मकार, अध्यात्म सु आएगा, सु का पैदा आप सुबह से लुक प्राप्त था, लेकिन अदंत विभाव होने के कारण लुक का निषेध और अमादेश दोनों हो जाएंगे और फिर पूर्व रूप करके अध्यात्मम बनेगा। आगे सूत्र है नपुंसकादन्यतरस्याम, इसमें भी दो पद हैं, नपुंसकाद पंचम्यंत पद है, अन्यतरस्याम ये विकल्पार्थक अव्यय है। यहाँ पर भी सूत्र के अर्थ के लिए जितने पद अपेक्षित हैं उतने पदों को सूत्र धारण नहीं करता है, इसलिए अनश्च जो अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, उससे अनः षष्ठ्यंत पद का अनुवर्तन करेंगे। अब विभावे का भी अनुवर्तन होगा, टच विधेय बोधक पद का राजा सखी टच से अनुवर्तन होगा, समासांता तद्धिता हिंग्या प्रादिपदिकात प्रत्यय परश्च, इन सूत्रों का अधिकार है ही। तो सूत्र का अर्थ होगा कि अनंत और जो अन आया है उसमें तदंत विधि करके अव्ययभाव में नपुंसक में विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे, इसलिए तदंत विधि होगी। तो अनंतम जत क्लीबम, अन हो अंत में जिसके, ऐसा जो नपुंसक लिंगी कोई शब्द, वह शब्द हो अंत में जिसके, ऐसा जो अव्ययभाव रूपी प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से समासांत द्वितीय टच प्रत्यय होता है। अन हो अंत में जिसके, ऐसा जो नपुंसक लिंगी शब्द, वह शब्द हो अंत में जिसके, ऐसा जो अव्ययभाव समास संज्ञक प्रातिपदिक या प्रातिपदिक के रूप में प्रतिष्ठित होने वाला भविष्यत्कालिक प्रातिपदिक, उससे टच तद्धितीय समासांत टच प्रत्यय होता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब इसको हम किसी उदाहरण पर ले चलें तो चर्मण समीपम, ऐसा लौकिक विग्रह वाक्य है। चर्मन अंग समीप उपसु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। अब समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय उपसु का चर्मन अंगस के साथ योग रहने पर, सामीपिक योग रहने पर हम अव्ययम विभक्ति से अव्ययभाव समास करेंगे। और तत्समकाल ये अदंत, ये नपुंसक लिंगी अनंत अव्ययभाव प्रातिपदिक के, अव्ययभाव संज्ञक प्रातिपदिक के रूप में प्रतिष्ठित होने वाला है भविष्य में, इसलिए ऐसा मानकर हम इसके से टच प्रत्यय भी करेंगे। कैसे? जब हम अव्ययभाव समास करेंगे तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा होगी, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो उपचर्मन ऐसा रहा। अब उपचर्मन क्या है? अनंत शब्द है चर्मन, अन है अंत में जिसके, ऐसा शब्द है चर्मन, वह नपुंसक लिंगी है। तो अनंत अन हो अंत में जिसके, ऐसा नपुंसक लिंगी शब्द हो अंत में जिसके, ऐसा जो अव्ययभाव उपचर्मन है वह प्रातिपदिक भी है। तो अनंतम जतक्लीबम, अन हो अंत में जिसके, ऐसा जो नपुंसक लिंगी, ऐसा नपुंसक लिंगी शब्द जिस अव्ययभाव समास का अंत्यावय है ना, उस प्रातिपदिक से तद्धितीय समासांत टच प्रत्यय होता है। यह सूत्रार्थ घटता है। इसलिए टच प्रत्यय कब हो जाएगा? समास समकाल हो जाएगा। टच प्रत्यय होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लोप होगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, उपचर्मन टच का अ है। अब यहाँ पर विकल्प से टच होता है। अब यह भी अनंत अव्ययभाव, यह भी नंद भ संज्ञक अंग है, इसलिए इसके भी टी का लोप होगा। टी के लोप होने पर उपचर्म है अ मिलेगा, उपचर्म बना, सु आएगा, सु का व्यादाप सुप से लुक प्राप्त था, उसको नाभ अदंत अव्ययभाव होने से नाव्ययभावात अतुमत पंचम्या के द्वारा निषेध और अमादेश पूर्वक पूर्वरूप होकर के उपचर्मम बना। ये निषेध जो टच होता है वो वैकल्पिक होता है। जब टच जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में तो नान्त भसंज्ञक टीका भी लोप वाली बात भी नहीं आएगी। तब फिर उपचर्मन है, सु आएगा, सु का व्यादाप सुप से लुक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ अदंत अव्ययभाव नहीं है, तो नान्त अव्ययभाव है। नान्त अव्यय होने से नाव्ययभाव तो पंचम्या सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, सु का लुक हो जाएगा और फिर न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का भी लोप हो जाएगा। तो उपचर्म, उपचर्मम
उपचर्मा, ये 2 रूप बनेंगे। आगे एक सूत्र है नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः। ये नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इतना बड़ा समस्त पंचम्यंत पद है। नदी च पौर्णमासी च आग्रहायणी च इति नदी पौर्णमासाग्रहायण्यः तेभ्यः नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः, ऐसा पंचम्यंत पद है। इसमें एक ही पद है, विधेय बोधक पद नहीं है, उद्देश्य बोधक पद नहीं है। ये सब नहीं होने से सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए सूत्रार्थ स्पष्टि बोध के लिए अपेक्षित पदों का हम यहाँ भी अनुवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अन्यतरस्याम, जो अभी नपुंसकाद अन्यतरस्याम से अन्यतरस्याम पद को लाएंगे। अव्ययी भावे शरद प्रभृतिभ्य से अव्ययी भावे को लाएंगे। टच विधेय बोधक पद का राजा सखिभ्य टच से लाएंगे। प्रथमांत पद का समासांता तद्धिता प्रादिपदिका प्रत्यय परस्य सबका अधिकार है। अब सूत्र का अर्थ होगा, सूत्र में है नदी पौर्णमासाग्रहायणीभ्य, तो नदी पूर्णमासी और आग्रहायणी, ये 3 शब्द में एक एक शब्द, नदी शब्द जिस अव्ययीभाव समास का अंत्यावय है, अंत में है, पूर्णमासी शब्द जिस समास अव्ययीभाव समास के अंत में है, और आग्रहायणी जिस शब्द जिस समास का अंत में है। तो ऐसे प्रादिपदिक से, अव्ययीभाव संज्ञक प्रादिपदिक से समासांत तद्धितीय समासांत टच प्रत्यय होता है। नदी नद्यंत अव्ययीभाव प्रादिपदिक, पौर्णमास्यंत अव्ययीभाव प्रादिपदिक, और आग्रहायणी अंत अव्ययीभाव संज्ञक प्रादिपदिक से तद्धितीय समासांत टच प्रत्यय होता है। माना तद्धिता के अधिकार में होने वाला जो समासांत प्रत्यय है, टच प्रत्यय, वह होता है। ये सूत्र का अर्थ है। इसका उदाहरण में हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहेंगे। उपनदम और उपनदी, ये 2 प्रयोग बनते हैं। नद्या समीपम, ऐसा विग्रह है, लौकिक विग्रह, और नदी अंगस उप सु, ये अलौकिक विग्रह है। इसी स्थिति में समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय उप का नदी अंगस के साथ अव्ययीभाव समास संज्ञा तत्समकाल, क्योंकि ये बाद में नद्यंत अव्ययीभाव प्रादिपदिक के रूप में प्रतिष्ठित होने वाला है। इसलिए इस स्वरूप योग्यता के आधार पर, इस स्वरूप योग्यता के आधार पर हम यहीं टच प्रत्यय कर देंगे। टच प्रत्यय कर, तभी समासांतता आएगी। टच में टच प्रत्यय कर देंगे। अब प्रादिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुप होगा, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, तो उपनदी बना। अब उपनदी में जो भ संज्ञा होगी बस, और जैसे जैसे नदी के इकार का लोप हो जाएगा तो उपनद हुआ, सु आएगा, सु का लुप प्राप्त था ना, अदंत अव्ययीभाव होने से निषेध होकर के अमादेश पूर्व होकर के उपनदम बना। आइए विकल्प से अन्यतरस्याम का भी अनुवर्तन है। विकल्प से ये टच प्रत्यय होता है। जब टच प्रत्यय नहीं होगा तो बाकी सामासिक प्रक्रिया उसी तरह की, उपनदी होगा और सु आएगा, और फिर हाँ गोस्त्री सजन से ह्रस्व हो जाएगा। इतनी अधिक सु आएगा, सु का अव्यदाप सुपर से लुप्त होकर के उपनदी ह्रस्व इकारांत ये पद बनेगा। इस तरह से पौर्णमास्या समीपम, आग्रहायण्या समीपम, ऐसा विग्रह करेंगे। अलौकिक विग्रह पौर्णमासी अंगस उपसु, आग्रहायणी अंगस उपसु। ऐसी परिस्थिति में समास संज्ञा समीपार्थे, अव्यय विभक्ति से समीप, अव्यय विभक्ति सूत्र से समीपार्थक अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ योग होने पर अव्ययीभाव समास संज्ञा और तत्समकाल ही टच प्रत्यय हो जाएगा। वैकल्पिक टच प्रत्यय हो जाएगा। टच होगा, फिर प्रादिपद संज्ञा, विभक्ति का लोप, शब्द संज्ञा, पूर्व प्रयोग। अब टच चूंकि तद्वितीय प्रत्यय पर में है तो वह संज्ञा होगी। जैसे जैसे इकार का लोप हो जाएगा तो पौर्णमासम बनेगा, स्वादित्पत्ति करके उप पौर्णमासम, उपाग्रहायणम। और यदि टच नहीं होगा, विकल्प से टच होता है, तो फिर केवल ह्रस्व हो जाएगा। किससे? गोरुस्थ रूप सजन से ह्रस्व होकर के उप पौर्णमासी, उपाग्रहायणी, उपाग्रहायणी में सवर्ण दीर्घ भी हो जाएगा, तो उपाग्रहायणी ऐसा प्रयोग होगा। आगे सूत्र है झयः, झयंताद अव्ययीभावा टच वास्या। यहाँ पर भी अन्य तरस्याम का अनुवर्तन होता है, इसीलिए वह अर्थ आ गया।
झय यह पंचम्यंत पद है। अव्ययी भावे शरद प्रवृत्ति व्यय से अव्ययी भावे का अनुवर्तन आएगा, टच का अनुवर्तन होगा और समासांता वगैरह अधिकार सूत्र यथावत यहाँ रहेंगे। तो सूत्र का अर्थ होगा कि झय, झय से झय प्रत्याहार लेना है, जिसमें वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम आते हैं। ऊपर की ओर से जब चतुर्दश सूत्री क्रम से पढ़ेंगे, अपना जो हम लोगों का जो वर्ण समाप्ति है, वर्णमाला है हिंदी का, उसके अनुसार वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये झय हैं। यह जिस शब्द के अंत में हैं होते हैं उनको झयंत कहते हैं। तो झयंत अव्ययीभाव संज्ञक प्रादिपदिक, झय हो अंत में जिसके, माने वर्ग का चतुर्थ वर्ण जिसके अंत में हो, तृतीय वर्ण जिसके अंत में हो, द्वितीय या प्रथम वर्ण जिसके अंत में हो, ऐसे शब्दों को हम झयंत शब्द कहेंगे। तो झय हो अंत में जिसके, ऐसा जो अव्ययीभाव संज्ञक प्रादिपदिक, उससे वैकल्पिक समास द्वितीय समासांत टच प्रत्यय होता है। यह सूत्र का अर्थ हुआ। उदाहरण है उसी तरह से सामीपार्थे, तो उपसमिधम है, समिधा, समिध समीपम, समिध समीपम, समिध, ऐसा हम लौकिक विग्रह करेंगे। और समिध अंगस उपसु, ऐसा लौकिक विग्रह है। यहाँ भी अव्यय सामीपार्थक अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास, और तत्काल ये झयंत अव्ययीभाव, झय सूत्र से झय हो अंत में जिसके, ऐसे अव्ययीभाव के रूप में उपसमिध शब्द प्रतिष्ठित होने वाला है आगे। उपसमिध शब्द जिसके अंत में झय है, धकार, वर्ग का चतुर्थ वर्ण, इसलिए इससे टच प्रत्यय हो जाएगा, प्रादिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, उपसमिध टच का अ है, उपसमिध हुआ, सु आएगा, सु का वेदाप सुपर से लुक प्राप्त था, निषेध करके, निषेध और अमादेश होने पर पूर्व करके उपसमिधम। और जब टच विकल्प से होता है, जब टच ही नहीं करेंगे, तो जब टच नहीं करेंगे तब सूत्र का अर्थ होगा, तब उपसमिध होगा। सु आएगा, सु का वेदाप सुपर से लुक हो जाएगा, ध को जस्तु करेंगे, चतु करेंगे तो उपसमित बनेगा। आगे है गिरेश्च सेनकस्य। ये गिरेश्च, ये गिरी शब्द के पंचमी के एक वचन का रूप है, च व्यय है, और सेनकस्य, सेनक नाम के कोई आचार्य रहे होंगे, उनका इन्होंने स्मरण किया है पुण्यार्थ, या उनकी सम्मति भी इसमें ली है कि सेनक नाम के जो वैयाकरण है, पूर्व वैयाकरण, उनका भी यही मानना है इस रूप में भी। और कुछ लोगों ने तो इसका दूसरा भी अर्थ लगाया है। दूसरा अर्थ वह लगाया है कि झय में और नदी पौर्णमासाग्रहायणी भी, इन दोनों सूत्र में नपुंसकाद अन्यतरस्याम से अन्यतरस्याम पद का अनुवर्तन नहीं होता है। ये सेनकस्य में सेनक ग्रहण व्यर्थ पढ़ करके ये ज्ञापन करता है। ये तो चलिए, ये हम इतना ही माने कि सेनक ग्रहण ये पूजार्थ है, सम्मान देने के लिए है, अथवा उनकी सहमति दिखाने के लिए कि उनकी भी इसमें सहमति है। तो गिरी शब्द हो अंत में जिसके, ऐसा जो वैभाव रूप व्यवहार संज्ञक प्रादिपदिक, उससे तद्वितीय समासांत टच प्रत्यय वैकल्पिक होता है। तो गिरे समीपम, ऐसा अव्ययीभाव समास करेंगे, और उसी समय तत्समकाल टच कर देंगे, प्रादिपदिक संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, उपगिरी। अब वह संज्ञा टच के परे रहने पर होगी, इसलिए गिरी के इकार का जैसे जैसे लोप कर देंगे, रकार आकार से टच के आकार से प्रत्याकार से मिलेगा, तो उपगिर शब्द बना, आकारांत शब्द हो गया। अब सु आएगा, सु का पहले की तरह लुक का निषेध करके, अमादेश पूर्व करके उपगिरम। अब वैकल्पिक ये व्यवस्था है, जब नहीं होगा टच तब उपगिरी, और सु आएगा, सु का बाद आप सुपर से लुक हो जाएगा, तो उपगिरी, ये प्रयोग बनेंगे। अब हम लोग अव्ययीभाव समास, हमारी जो स्वाध्याय यात्रा है, इस स्वाध्याय यात्रा का विश्राम अव्ययीभाव समास के अंत में होने जा रहा है, हो रहा है, चूँकि हम लोगों का समय भी पूर्ण हो गया है। दुर्भाग्यवश कल भी मैंने इसको पढ़ाया, कल तो कुछ आगे तक पढ़ा, मैंने व्याख्यान दिया था, स्वाध्याय किया था। कल तो ये तत्पुरुष समास में भी 2 सूत्र हम का स्वाध्याय, 2 सूत्रों का स्वाध्याय कर चुके थे, लेकिन हमारी तकनीकी कमजोरी के कारण जो बीच बीच में नेट बाधा हुई, पुनः हम यथावत अपनी जगह पर नेट के माध्यम से नहीं आ सके। परिणामस्वरूप हम लोगों ने जो व्याख्यान दी, हम लोगों ने जो स्वाध्याय किया, वह हमारे स्क्रीन पर नहीं आया।
ये आमुख पटल का अंश नहीं बन सका। बाद में जब संयोजक महोदय ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या आपने आज स्वाध्याय नहीं कराया, तब मैं अन्वेषण करने लगा, खोजने लगा तो नहीं पाया। बात सच्ची थी, मैं नहीं वहाँ उपस्थित था, लेकिन सच तो यह है कि मैंने कल ही स्वाध्याय किया और ज़्यादा मनोयोग से किया। चलिए पुनः हम कल है अपने समय से भगवान और हमारे आचार्य लोग, सूत्रकार, वार्तिकार, भाष्यकार, हमारे अपने विद्यावंश के लोगों को अपने से जोड़कर रखना चाहेंगे, अपने से संबद्ध रखना चाहेंगे अनुदिन अनुक्षण। तो कल फिर हम इसी समय हम लोग साथ होंगे और पुनः तत्पुरुष समास के प्रारंभ से हमारी स्वाध्याय यात्रा प्रारंभ होगी। धन्यवाद, अभिनंदन, प्रणाम।